तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। मैं आज खुद की अपनी एक मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसको कि मैंने एआई की मदद से बनाया है। कह सकते हो कि इसमें मैंने चैट जीपीटी और साथ में कुछ अलग अलग टूल्स को यूज़ किया है जिससे कि मैं एक मांगा की स्टोरी को बना सकूँ। तो आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखना और बताना कि आपको ये मांगा कैसी लगी, और ऐसे में और भी नई नई मांगा क्रिएट करके आपके सामने स्टोरीज को लाऊं या फिर नहीं, ये बहुत ही अलग है। तो आप लोग बताना जरूर। तो मांगा की एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर यूनिवर्स के अंदर कल्टीवेशन से सब कुछ होता है, लेकिन कल्टीवेशन को सिर्फ आप स्पिरिचुअल एनर्जी या फिर फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं सीख सकते हो, बल्कि अगर आपको कल्टीवेशन को समझना है तो आप अपने एग्जिस्टेंस को पहले समझना होगा कि आखिरकार आप एग्जिस्टिंग क्यों करते हो। टाइम, स्पेस, केओस, ऑर्डर, लाइफ एंड डेथ, ये सभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें कि कल्टीवेटर्स मास्टर किया करते हैं ताकि वो अपने आप को पावरफुल बना सके। जिसके साथ हमें इस दुनिया के कल्टीवेशन सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि इसमें एक दो कल्टीवेशन सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक मल्टी डायमेंशनल कल्टीवेशन सिस्टम पे बिलोंग करती है, उस पर आधारित है, जहाँ पे आप जैसे जैसे एक हायर लेवल तक चलते जाओगे आपकी पावर्स उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी और आप एक यूनिवर्स प्रिंसिपल को सीख पाओगे। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि जैसे जैसे आपकी जो हायर लेवल पहुंचती जाएगी आपकी कल्टीवेशंस और भी ज्यादा हार्ड होती जाएगी। जिसके साथ कहानी में हमें ये भी बताया जाता है कि कैसे पहले के दौरान में कल्टीवेशंस करना काफी ज्यादा आसान हुआ करता था, लेकिन अभी के फिलहाल में कल्टीवेशंस का देखा जाए तो आप उसमें बहुत ही मुश्किल से ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ये नियर इम्पॉसिबल बन चुका है क्योंकि एक ऐसा पापी था जिसने कि एक बहुत ही पावरफुल लॉ लगा रखा था, एक बहुत ही हार्श लॉ लगा रखा था जिससे कि आप अपने पावर्स को ब्रेक थ्रू करा ही नहीं सकते, आप रियल्म्स के ऊपर हायर रियल्म्स में जा ही नहीं सकते हो। और असल में ये एक ओमनीपोटेंट बीइंग होता है जिसे कि वर्ल्ड सॉवरेन के नाम से जाना जाता है, और ये हमारे मांगा का फाइनल विलन होने वाला है जिससे कि अपना हीरो लास्ट में जाकर फाइट करने वाला है। जिसके बाद हमें मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि अपने मेन कैरेक्टर का नाम कैरस होता है जो कि असल में लोअर वर्ल्ड से बिलोंग करता है और वो बचपन में ही अपने माता पिता को खो चुका होता है। और बेसिकली उसकी कल्टीवेशन की बात करें तो वो अपने अभी सिर्फ एलिमेंट्री मास्टर तक भी नहीं पहुंचा होता, मतलब अपने एक सिंगल लेवल्स तक की क्रॉस नहीं की होती है। वो काफी ज्यादा कमजोर था, उसके पास ना ही रिसोर्सेज होते हैं ना ही कुछ और होते। वो अपने बदौलत पे ही जो करता है खाता था, कमाता था, और जो भी करता था अपने बदौलत किया करता था। लेकिन एक चीज उसमें काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होती है, उसकी जो कोर होती है वो असल में टूटी होती है, लेकिन टूटी होने के बाद भी वो कोर डिफेक्टिव नहीं होती है, वो असल में एक वॉइड सीड होती है, एक मिटिकल कल्टीवेशन एनोमली जो कि इसको अलाउ करती है कि वो किसी भी तरह की एनर्जी को नलिफाई करके एब्जॉर्ब कर सकता है। जैसे कि जो वर्ल्ड सुप्रीम होता है उसने एक हार्श लॉ को इम्पोज कर रखा था कि कोई भी इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता है, ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेगी तो उसे हेवेंस पनिशमेंट देगा। लेकिन अपने कैरोस के साथ ऐसा नहीं था, बल्कि उसके पास एक वर्ल्ड सीड थी जो कि और उसे मदद करने वाली थी, इसलिए वो अपने वर्ल्ड सोवरेन से काफी ज्यादा अलग हो जाता है। जिसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि वो विलेज में ऑर्फन के नाम से फेमस था और सारे लोग उसे काफी ज्यादा चिढ़ाया करते थे, उस पर हंसा करते थे और जितने भी बंदे थे उसको मारा भी करते थे। जिसके साथ हमें लोअर वर्ल्ड के कल्टीवेशंस के बारे में बताया जाता है कि जो लोअर वर्ल्ड के अंदर जो कल्टीवेशंस होते हैं वो असल में एलिमेंट्री मास्टरी पे बेस्ड होते हैं, जैसे फायर, अर्थ, वाटर, इन सब को आप मास्टर करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो। जिसके साथ अगर आप लोअर वर्ल्ड के फाइनल स्टेज पे जाते हो तो आप फिर मिड टाइड डायमेंशंस में एंट्री करते हो, जहाँ पे एंटर करने के बाद आपकी कल्टीवेशन उन सारे एलिमेंटल मास्टरी पे नहीं जाती है, बल्कि वो कल्टीवेशन आपकी स्पिरिचुअल डोमिनियन पे फोकस करती है, साथ में सोल फॉर्जिंग और साथ में टाइम मैनिपुलेशन, स्पेशल मास्टरी, इन सब पे ज्यादा फोकस होती है, जिससे कि आप अपने पावर्स को और भी बढ़ा सकते हो। जिसके साथ आप हाई टायर रियल्म्स में जाते हो जहाँ पे आपके पास इतनी पावर्स आ जाती कि आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते
हो, आप यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हो और अपनी किस्मत खुद से लिख सकते हैं। जिसके साथ उसके ऊपर लेवल आती है ओमनीपोटेंट लेवल, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो एक ट्रांसेंडेंट बीइंग होते हैं जो कि पूरे की पूरे रियलिटी को मिटा सकते हैं, पूरे पूरे एग्जिस्टेंस को खत्म कर सकते हैं और उनको फिर से रीराइट कर सकते हैं। तो आपने जाना कि कल्टीवेशन 4 फेजेस में बिलोंग करती है, एक लोअर वर्ल्ड में, एक मिड टायर, एक हायर वर्ल्ड में, एक लास्ट में ओमनीपोटेंट, जो कि उसी बंदे ने यहाँ पे उस रूल को लगा रखा था जिससे कि आगे चलकर कायरोस फाइट करने वाला है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं बता रहा, बल्कि मैं कहानी बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकती है। और अगर इस पे अच्छे खासे लाइक्स आए तो मैं ये भी बताऊंगा कि आखिरकार इसे मैंने बनाया कैसे है, क्योंकि इसे बनाना काफी ज्यादा सिंपल होता है। जिसके साथ हमें यहाँ पे कहानी के स्टार्टिंग से बताई जाती है कि कैसे कैरोस वहां पे मौजूद था, लेकिन उसके विलेज पे एक दिन अटैक होता है। यह अटैक काफी ज्यादा भयानक होता है, जिसमें कि उसके विलेज के लगभग 90% लोग मारे जा चुके होते हैं। ये उसी वक्त था जब कैरोस ने अपने हिडन पावर को अवेकन कर लिया था ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और फाइनली वहां पे कुछ लोगों को मारकर वहां से भाग गया होता है। और जिन बंदों को उसने मारा होता है वो उसका सर्च करना शुरू कर देते हैं ताकि इस बंदे को मारा जा सके। इसी के साथ वो रास्ते में ही अपने और भी पावर्स को अवेकन करता है, जिसको देखकर वो भी हैरान हो जाता कि ये मेरे अंदर किस तरह की पावर से। अब ऐसी पावर्स को देखकर उसके खुद के विलेजर्स यहाँ तक कि एनिमीज के साथ मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि एक लोअर वर्ल्ड में रह के ऐसी पावर्स को अवेकन कर पाना ये असल में एक डेमन के जैसे माना जाता है, और सब लोग उसे डेमन समझकर उस पर अटैक कर देते हैं। इससे बचने के लिए अपना कैरोस भागने लगता और केव में छिप जाता है, जहां पे केव के अंदर रहते हुए उसे एक प्राइमोरियल कोडेक्स मिलता है, जिसके अंदर असल में यहाँ पे जितने भी ओमनीपोटेंट बीइंग्स के फ्रैगमेंट्स मौजूद होते हैं, आर्टिफैक्ट्स मौजूद होते हैं, सब उसके अंदर मौजूद होते हैं। केव में उसे मिली नहीं होती, बल्कि वो किताब खुद अपने कैरोस को बुलाई होती है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें संपूर्ण ज्ञान दूंगी। जिसके साथ कैरोस भी उसकी तरफ खींचा खींचा चला जाता है, जहाँ पे वो उस कल्टीवेशन बुक को देखता है, और उस बुक के अंदर वहां के जितने भी मल्टीवर्स की समक्ष ज्ञान उसके अंदर तब्दील होती है, वो उसको पढ़कर अपने आप को ओमनीपोटेंट बीइंग बना सकता था। जिसके साथ वो बुक उसके कॉन्शियसनेस में चली जाती है, क्योंकि वो फिजिकल फॉर्म में रहेगी तो बाकी के बंदे उसको मारकर उससे छीन सकते हैं। जिसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है, अपनी पावर्स को बढ़ाता है और ऐसे कई सारे सेट्स को ज्वाइन करता है। जिसके साथ उसे एक ईथर टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, जो कि असल में एक ब्रूटल इंटर डायमेंशनल कंपटीशन होता है, जिसमें कि कोई भी अलग अलग डायमेंशन से बंदे आकर फाइट कर सकते हैं, और इसमें कैरोस भी आकर पार्टिसिपेट करता है। अब कैरोस असल में एक लोअर लेवल का बीइंग होता है, वहां पे हायर डायमेंशन के बीइंग मौजूद होते हैं, जिससे कि कैरोस पे सबका निशाना होता है कि यार तुम एक छोटे ग्रह से आकर हमसे फाइट कैसे कर सकते हो। लेकिन कैरोस जिसके पास प्राइमोरियल कोडेक्स मौजूद होती है, जिसमें कि संपूर्ण ज्ञान होता है, उससे उसने अपनी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा लिया होता है, इसलिए उसको किसी से भी डर नहीं लगा होता है। वो एक एक करके सबसे फाइट करने लगता है, वहां पर वो एक एक करके सबको हराने भी लगता है, जिसको देखकर वहां के जितने भी हायर वर्ल्ड्स के बंदे होते वो हैरान हो जाते हैं कि एक लोअर वर्ल्ड से आया हुआ लड़का जीत कैसे सकता है। इसके साथ वो एक एक करके आगे बढ़ने लगता और इसका खौफ सब में बनने लगता है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि कैरोस अपने कई और टीममेट के साथ मिल जाता है, ताकि वहां पे वो सब ग्रुप में फाइट कर सकें, और वो लोग ग्रुप में डिसाइड करते कि हम लोग एक साथ मिलकर मल्टीवर्स के मिस्ट्रीज को समझेंगे। अब यहाँ पे जो टूर्नामेंट हुई थी वो असल में सिलेक्शन फेज होती है, जिसमें कि अपना कैरोस पास हो जाता है। अब वो सोचता है कि यार कल्टीवेशंस करना तो सच में आसान है, क्योंकि उसके पास कोडेक्स मौजूद हैं, जिसको कि वो पढ़कर अपने आप को पावरफुल बना लेगा। लेकिन जितना उसने सोचा था ये कल्टीवेशन आसान होगा, ये उतना ही सिनिस्टर होता है। अब जो वर्ड्स ऑफ रीजन होता है वो इन सारी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन वो खुद से एक छोटे से बच्चे को मारने के लिए इन सब का प्रयोग नहीं कर सकता, अपने पावर्स का प्रयोग नहीं कर सकता था। इसलिए उस बंदे ने कई सारे तरीके अपनाए ताकि उसको मारा जा सके, लेकिन कोडेक्स अपने कैरोस को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। जिसके साथ हमें एक और मिस्टीरियस से बंदी को दिखाया जाता है, जिसको कि खुद नहीं पता कि आखिरकार वो है क्या चीज और वो है कौन, लेकिन हमें पता चलता कि असल में वो उसी का फ्रैगमेंट होता है जो कि इस यूनिवर्स में भटक रही है। वो कोडेक्स अभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये आगे चल के हमें कैरोस को मिलने वाला है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि आगे चलते चलते फाइट करते करते अपना कैरोस फाइनली सेमीफाइनल्स में पहुंच जाता है। वहां पर उसकी फाइट
केओस लॉर्ड एज अ थॉट से होती है, जो कि एक प्योर एंट्रोपी वाला बंदा था जो कि केओस से ही बना हुआ होता है। इसके साथ हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि केओस लॉर्ड एज अ थॉट होता है। वो हंसते हुए कैरोस से कहता है कि तुम मुझे कैसे हरा पाओगे, मेरे सामने ऑर्डर, केओस, रियलिटी, ये सभी झुकते हैं, तुम आखिरकार जीत कैसे पाओगे बच्चे। लेकिन यहाँ पे वो फाइट करने के दौरान काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। फाइनली अपना कैरोस अपने केओस की पावर्स को अवेकन करता है और उसने अपने अंदर प्योर केओस को ऑब्टेन कर रखा था, अपने अंदर समाये रखा होता है, जिसको देखकर वहां के सारे बंदे हैरान हो जाते कि आखिरकार किसी एक बंदे के पास प्योर केओस कैसे मौजूद हो सकती है। जिसको देखकर कैरोस कहता है कि मैं इसको कंटेन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं इसको एग्जिस्टेंस से नलीफाई कर रहा हूं। वो उसको कंट्रोल कर पा रहा होता है, उसके मन मुताबिक वो अपनी एग्जिस्टेंस से मिटा भी सकता है, ला भी सकता है। अब इन सब के फाइट की वजह से वहां का जो एरिना का स्पेस टाइप फैब्रिक होता है वो तक ब्रेक होने लगता है, जिसको देखकर वहां के हायर अप्स आकर उसे रोक देते हैं। जिसके साथ यहाँ पे दिखाया जाता है कि फाइनली बहुत मशक्कत के बाद अपना कैरोस उस एज थॉट को हरा देता है और उस सेमीफाइनल का विनर बन चुका होता है। जिसके साथ यहाँ बताया जाता है कि सारी चीजें सही जा रही होती है, वो आगे बढ़ते जाता है और अपने आप को और भी स्ट्रॉन्गर बनता जाता है। वो वहां पे सारे बंदों को हैरान कर देता है, यहाँ तक कि हायर रेल्म्स के बंदे भी हैरान हो जाते कि ये बंदा है कौन, आखिरकार इसकी पावर्स इतनी ज्यादा हो कैसे सकती है। लेकिन इन सब की एक कॉस्ट होती है। हमें उसी फ्रैगमेंट के एक पार्ट को दिखाया जाता है जो कहती है कि आखिरकार इतनी पावर्स का क्या है, ये पावर्स काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है लेकिन इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है, जो कि आगे चल के कैरोस को चुकानी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के उसकी फाइट वहां पे अपने सबसे पावरफुल बैंक जो कि वॉइड सर्वरिज्म है उससे फाइट होने वाली है। वॉइड सर्वरिज्म ही सबसे फाइनल लेवल नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भी ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट वाला बंदा मौजूद है जो कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करता है। लेकिन आगे चलकर अपना कैरोस उस तक लेवल तक भी जाता है, लेकिन सबसे पहले भी फाइनल के फिलहाल उसका सबसे मेन विलन होने वाला है, जिससे कि फाइनली कैरोस फाइट करने वाला वो उसे रोकने के लिए अपने एक स्पिरिचुअल अवतार को भी भेजेगा, लेकिन कैरोस उसको भी हरा देता है। जिसके बाद उन दोनों के अंदर मशक्कत शुरू होती है और कोडेक्स की पावर्स फाइनली रिवील होती है। अब फिलहाल के लिए इतना है, क्योंकि ये स्टोरी इतनी ही थी। आप लोग कमेंट करके बताना ये कैसी है और कहानी कैसी रहेगी। मैं ऐसे और भी तरह तरह के मांगास के एक्सप्लेनेशन लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय। और ये मेरी सेल्फ क्रिएटेड है, मैंने यूज तो किया लेकिन पूरी तरह से सेल्फ क्रिएटेड नहीं कह सकते, मैंने एआई का यूज किया है, प्योरली एआई बेस्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।